गाइस आजकल एचडीएफसी बैंक को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इनफैक्ट हुआ क्या ना, अभी एचडीएफसी बैंक का जो बोर्ड है उसने सीएफओ और एमडी के ऊपर दोनों के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमेशा अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। इस न्यूज़ के आते ही यूएसए के अंदर भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। यूएसए की 3 लॉ फर्म्स में क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एचडीएफसी बैंक हमसे भी कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वहां पर भी एचडीएफसी बैंक जो है ना वो लिस्टेड है। तो ऐसा क्या चल रहा है इस बैंक के अंदर, दैट्स व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। गाइस अभी 27 मई को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया कि एचडीएफसी बैंक जो है ना उसका एक कस्टमर था एमएसआरडीसी, मतलब ये महाराष्ट्र की एक स्टेट फर्म है। हुआ क्या था, एचडीएफसी बैंक जो है ना उसको लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब उनके पास डिपॉजिट्स जो थे ना वो थोड़े कम होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एमएसआरडीसी से अराउंड 25,000 करोड़ के डिपॉजिट्स ले लेते हैं। लेकिन आरबीआई ने क्या किया हुआ था, उन्होंने एक सेविंग्स के ऊपर एक लिमिट रखी हुई थी कि आप सेविंग्स जो अमाउंट जो है ना उसके ऊपर सिर्फ 3.5% का इंटरेस्ट रेट ही दे सकते हो। लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक को बहुत ही डेस्परेटली नीड थी सेविंग्स की, तो उन्होंने क्या किया, इनके साथ एक डील कर ली कि हम आपको ऑन पेपर जो है ना वो तो 3.5% इंटरेस्ट ही देंगे, लेकिन हम आपके साथ जो डील ओवरऑल जो कर रहे हैं वो अराउंड 6% की कर रहे हैं, और बाकी का जो डिफरेंशियल अमाउंट जो है ना वो हम आपको और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू दे देंगे। मतलब इस केस के अंदर उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग सोर्सेज के थ्रू, मतलब मार्केटिंग कैंपेन्स के उनको फंड करवा दिया, मतलब कुछ और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उनको पैसे पहुंचा दिए, और ये जो अमाउंट था ओवरऑल वो अराउंड 45 करोड़ का था। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है ना उसको ऐसा करना क्यों पड़ा, उसके लिए गाइस एक बार हमें ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक जो है ना वो किस तरीके से ग्रो करता है आज तक। गाइस अगर मैं 2010s की बात करूँ ना तो वो एचडीएफसी बैंक के लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एचडीएफसी बैंक जो है वो आराम से अपनी लोन बुक को अराउंड 30-35% के ऊपर ग्रो कर पा रहा था, जबकि बैंक का बहुत अच्छा साइज भी था। उसके बाद भी उनकी लोन बुक जो थी ना वो काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो कर रही थी। साथ में क्योंकि इनका फोकस जो था वो रिटेल के ऊपर था, मतलब रिटेल लोन्स दिए जाते थे। मतलब रिटेल लोन्स कौन से होते हैं, जो थोड़े से छोटे लेवल के लोन्स होते हैं, मतलब हमारे जैसे लोगों को लोन्स देना, क्योंकि इसके अंदर बैंक को जो इंटरेस्ट जो मिल पाता है ना वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो इससे क्या हो रहा था ना कि बैंक के जितने मार्जिन भी थे ना वो काफ़ी बेटर रहते थे। इसकी वजह से क्या था, एक तो लोन बुक भी अच्छा परफॉर्म करती थी और साथ में इनके मार्जिन भी इंप्रूव करते जा रहे थे। तो एचडीएफसी जो था ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग गया था। लेकिन 2016 के बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद 2017 के अंदर जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए, और फिर 2018-19 के अंदर एनबीएफसी क्राइसिस हो गया था इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, ओवरऑल जो रिटेल जो था ना उनके पास पैसे इतने बच नहीं रहे थे, और अल्टीमेटली मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थी ना वो काफ़ी कम हो गई थी, और एचडीएफसी बैंक का जो साइज था वो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात सोची कि अब हमको ना फोकस करना पड़ेगा कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के ऊपर, मतलब हमें कॉर्पोरेट्स को भी लोन देना पड़ेगा और डिपॉजिट्स भी उनसे लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हम अपने लोन बुक को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दैट वाज द होल आइडिया। तो इतने में आ गया फिर कोविड के बाद ऐसा रहा कि एकदम से अब बाकी के जितने ही बैंक्स थे ना वो तो रिटेल लोन्स के ऊपर फोकस कर रहे थे जिसके अंदर मार्जिन ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन एचडीएफसी जो था क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका था, साथ में वो फोकस कर रहा था कॉर्पोरेट लोन्स के ऊपर, जिसके ऊपर यील्ड भी थी ना वो काफ़ी कम रहती थी। अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर एक कंपनी है उसको 1000 करोड़ का लोन चाहिए, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा वो बैंक से भी ले लेगा, और क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी होती है ना वो बाकी लोगों से बेटर रहती है, तो उनको इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम ही पे करना पड़ता है, और अगर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो बैंक की इनकम कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर इनमें से एक भी कंपनी फेल हो जाती है, लेट्स सपोज कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को ऐसा लोन दे दिया, लेकिन अगर 1 या 2 कंपनीज भी फेल हो जाती है ना तो बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई टिकट साइज लोन्स रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि इसके अंदर रिस्क भी थोड़ा बढ़ता है, और ऑन टॉप ऑफ इट जो आप यील्ड चार्ज करते हो ना वो भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन 2023 तक ना बैंक फिर भी अपने आप को बहुत ईजिली मैनेज कर पा रहा था, वो अपनी लोन बुक को भी ग्रो कर पा रहा था, और मार्जिन भी जो थे ना वो उतने ज़्यादा गिरे नहीं थे। लेकिन 2023 के अंदर क्या हुआ, उनका मर्जर हो गया एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। अब जो एचडीएफसी लिमिटेड था ना वो एक मॉर्गेज लेंडर था, और ये एक एनबीएफसी है। अब आपको एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इनको अलाउड नहीं होता कि ये मार्केट से ना डिपॉजिट्स ले सके। अब एचडीएफसी बैंक के पास तो ये चीज़ रहती है ना कि वो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनसे पैसा ले सकते हैं और उसको कासा अकाउंट्स के अंदर रख सकते हैं। कासा अकाउंट्स कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स। अब जितना ये ज़्यादा रेशियो रहता है ना उतना बैंक की फंडिंग कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए एचडीएफसी बैंक जो था ना उसकी फंडिंग कॉस्ट वॉज वेरी वेरी लो। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि वो इस पैसे को डिपॉजिट नहीं ले सकता, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको बॉन्ड मार्केट से पैसा रेज करना पड़ता था, और बॉन्ड मार्केट के अंदर उनका जो इंटरेस्ट रेट जो था ना वो काफ़ी हाई पे करना पड़ता था। इसकी वजह से होता क्या था, एचडीएफसी लिमिटेड जो था ना उसका जो मार्जिन जो थे वो थोड़े कम ही रहते थे। अब लॉजिकली एक बात सोचो,
HDFC बैंक के अपने आप में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उनका मर्जर हो गया HDFC लिमिटेड के साथ, जिसके मार्जिन्स कम थे, तो नेट जो फिगर जो थी ना, उसके मार्जिन्स थोड़े से कम हो गए। मतलब आप ये समझ लो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था HDFC बैंक का, वो अराउंड 4% था बिफोर मर्जर, लेकिन आफ्टर मर्जर ये हो गया था अराउंड 3.7%, और आज की डेट में ये चल रहा है 3.2%। अब जैसे ये मर्जर हुआ, उसके बाद HDFC बैंक के ऊपर ना काफ़ी प्रेशर आ गया था, क्योंकि एक लॉजिकली एक बात सोचो, एक ऐसा बैंक जो लास्ट 20-25 ईयर से हमेशा बेस्ट परफॉर्म करता आया था, अपनी लोन बुक को अच्छे रेट पर ग्रो करता आया था, मार्जिन्स को मेंटेन करता आया था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, HDFC लिमिटेड के साथ मिक्स होते ही उसके मार्जिन जो थे ना, वो काफ़ी गिर गए थे। अब मार्जिन इंप्रूव करने का एक ही तरीका था, इन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस सेल करना स्टार्ट करो, और साथ में फॉरेक्स के अंदर भी उनको ज़्यादा ट्रेड करवाओ, जिससे होगा क्या, वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी उनके कस्टमर्स थे, उनका एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी ख़राब होने लगा। जैसे उनका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने डिपॉजिट्स को निकाल के ICICI बैंक और उनके बाकी राइवल बैंक्स की तरफ भी बढ़ने लग गए। अब जैसे ऐसा होने लग गया, जो उनका कासा रेशियो जो था, जो पहले 38% था, वो धीरे धीरे गिरते गिरते 32% पे आ गया। मतलब आप ये समझ लो कि मर्जर से पहले वो 44% के अराउंड था, फिर ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स 38% हो गया, और आज वो चल रहा है 32% पे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो लो कॉस्ट डिपॉजिट जो थे ना, वो और कम होने लग गए। जैसे ही लो कॉस्ट डिपॉजिट जो थे ना, वो कम होने लगे, उसकी वजह से उनके मार्जिन्स और डिप्रेस होने लग गए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके जो डिपॉजिट जो थे ना, वो काफ़ी कम होने लग गए थे, एंड दे वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तभी उन्होंने क्या सोचा कि हम MSRDC जो है ना, उससे 25,000 करोड़ के डिपॉजिट्स अपने पास ले लेते हैं, उसके लिए चाहे हमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़े। अब ऑन पेपर तो वो 3.5% ही पे कर रहे थे, क्योंकि RBI ने इतना ही अलाउ कर रखा था, लेकिन HDFC बैंक लिमिटेड ने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से उनके पास पैसा पहुंचाने की कोशिश करी, और ये अमाउंट था 45 करोड़ का। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसे ही उनके ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ी, तो धीरे धीरे उन्होंने इस बात को मान भी लिया। तो 23 जुलाई को HDFC बैंक के बोर्ड ने ये तक मान लिया कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, और इसकी वजह से हम अपने CFO और MD दोनों के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा देते हैं। अब आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, लास्ट ईयर भी RBI ने इनके ऊपर 91 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई थी बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस इश्यूज, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिसके वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी भी लगाई गई थी। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि कुछ ना कुछ HDFC में प्रॉब्लम तो चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई, तो USA की ये लॉ फर्म्स है ना, उन्होंने भी HDFC बैंक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि HDFC बैंक जो है ना, वो सिर्फ इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वो USA के अंदर भी लिस्टेड है। 2001 के अंदर HDFC बैंक जो है ना, वो USA के अंदर भी लिस्ट हो गया था थ्रू एन ADR। अब ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब लेट सपोज HDFC बैंक जो है ना, उसे 1000 करोड़ रुपीस रेज करने हैं US मार्केट से, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया के अंदर पहले उन शेयर्स को इशू करेंगे, उसके बाद वो USA के किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप ये जो हमारे शेयर्स हैं ना, उनको अपने पास रख लो, एंड यू बिकम अ कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब वो होता है जिसके पास सारे शेयर्स उनके पास रखे रहते हैं, और वो गारंटी देते हैं टू द US इन्वेस्टर्स कि हमारे पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं, और उसके बेसिस पर वो लोग क्या करते हैं, एक ADR को इशू कर देते हैं। ADR क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। कहने का मतलब क्या, जो उनका डिसीजन जो हुआ था ना, वो ये था कि अगर एक US इन्वेस्टर एक ADR को खरीदेगा, तो वो इंडिया के 3 HDFC बैंक के शेयर के बराबर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, USA के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी HDFC बैंक के शेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे थ्रू एन ADR। अब सिंपल सी बात समझो, अगर इंडिया के अंदर HDFC बैंक के शेयर्स फ्लक्चुएट करेंगे, तो उसके हिसाब से US के अंदर भी ADR की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अकॉर्डिंगली अगर HDFC बैंक के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो USA के इन्वेस्टर्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा इस चीज का। अब क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है HDFC बैंक के ऊपर, जिसकी वजह से HDFC के शेयर प्राइसेस भी हैं वो काफी गिरने लग गए हैं, तो इसकी वजह से ADR की वैल्यू जो है ना, वो भी गिर रही है US मार्केट्स के अंदर। तो इसकी वजह से USA के अंदर 3 लॉ फर्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि HDFC बैंक US इन्वेस्टर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे US इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है HDFC बैंक के लिए, क्योंकि जो बैंक अपनी पूरी रेपुटेशन के लिए जाना जाता था लास्ट 30 ईयर से, आज उसकी रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर ये चलता रहा तो आने वाले टाइम पे HDFC बैंक के ऊपर जो ट्रस्ट है वो उतना नहीं रहेगा, जो कि इसकी वैल्यूएशन को काफ़ी कम भी कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि ओवरऑल लास्ट 2-3 ईयर से HDFC बैंक जो है ना, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है,
क्योंकि होता क्या है ना, एचडीएफसी बैंक जो है ना उसकी लोन बुक जो है ना पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 30-35% के रेट पर ग्रो करती थी, लेकिन आज की डेट में वो 10-14% की रेट में रह गई है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट के अंदर काफ़ी स्लो डाउन आ गया है और साथ में इसके मार्जिन भी कम होने लग गए हैं और जो इसकी ओवरऑल ग्रोथ जो है ना वो कंट्री के सिस्टम क्रेडिट से भी कम चल रही है। सिस्टम क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर जो लोन दिए गए इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो किस रेट पर ग्रो किए कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये जो सिस्टम क्रेडिट रेट जो है ना ये अराउंड 16% का आ रहा है, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से एचडीएफसी बैंक जो है वो ओवरऑल इस पर्टिकुलर रेट से भी कम रेट पर ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जो है ना वो अपने मार्केट शेयर को लूज करता जा रहा है टू इट्स राइवल्स। और क्योंकि साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके मार्जिन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है ना एचडीएफसी बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है। तो गाइस, अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि एचडीएफसी का शेयर प्राइस अगर गिर रहा है तो वो बहुत ही अंडर वैल्यूड हो चुका है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आपको बहुत क्लोजली ये ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने से क्या कर रही है और किस तरीके से अपनी लोन बुक को आगे जाके ग्रो कर पाएगी और उसके पास क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से अपने वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव कर पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कभी भी बेटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यूएशन है वो आगे जाकर नहीं बढ़ेगी एंड द स्टॉक इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।